साथियों नमस्कार। एंटी करप्शन को लेकर आज एक महत्वपूर्ण अपडेट हम डिस्कस करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि कुछ व्यक्ति क्राइम में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते बट क्राइम के सस्पेक्टेड होते हैं और एलिमेंट्री एविडेंस एसीडी के पास में है उनके खिलाफ। उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ना तो वो मुलजिम बने और ना ही वो ये कह सकते हैं कि हम फ्री हो चुके हैं। हर समय डर के साए में वो लोग जीते रहते हैं। तो उन्हें करना क्या है? क्या उन्हें क्वेश्चनिंग में जाना है या उन्हें एंटिसिपेटरी बेल में जाना है? करना क्या है? इन सब बातों को लेकर मैंने आज का ये वीडियो उनकी हेल्प करने के लिए तैयार किया है। साथियों एक छोटा सा हम उदाहरण समझेंगे ताकि जब टॉपिक मैं आपको समझाऊंगा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा उस पर वर्कआउट करना। ठीक है जी। एक व्यक्ति है ए जो किसी केस में जो है परिवादी है। इसका ये कहना है कि जब मैं बी के पास में गया तो बी ने का काम मैं कर दूंगा पर उसके आपको जो है अमाउंट पे करना पड़ेगा। ये अमाउंट इनलीगल है और ये अमाउंट जो है ब्राइब की कैटेगरी में आता है, इस पर कार्रवाई की जाए। इन द मीनवाइल क्या होता है कि उस समय जब ये बातचीत चल रही होती है तो बी के संपर्क में सी भी है और डी भी है। अल्टीमेटली जब ये ट्रैप होगा बी तो सी और डी वुड बी सस्पेक्टेड ऑफ द केस, क्योंकि इस कार्रवाई में उनका भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोल जो है दिखाई देता है। क्लियर है आपको? कई बार ऐसा होता है। अब प्रश्न ये है सी या डी के लिए कि ऐसी स्थिति होने पर उन्हें करना क्या है। सस्पेक्टेड होने पर सबसे पहले उनको थाने जो है बुलाया जाता है या चौकी पे जो है बुलाते हैं और ये कहते हैं कि आपकी आवाज़ का नमूना दो। दूसरी बात, जो प्रोसीजर है इंक्वायरी का या इंटरोगेशन का, उसको जो है आप फेस करो। और इनको डर ये है कि हम दोनों ही कार्रवाई के लिए जैसे ही थाने या चौकी जाएंगे तो हमको एसीबी वाले जो है अरेस्ट कर लेंगे। तो कुछ भी हमारा इस केस में लेना देना नहीं था बट हमें उसके बावजूद भी इम्प्लीकेट किया जा रहा है, फंसाया जा रहा है। अब ये जाएंगे वकीलों के पास में। अब इनको क्या एडवाइस मिलेगी कि आप जो है शहर छोड़ के भाग जाओ, गायब हो जाओ। नंबर 1। नंबर 2, आप 482 लगाओ। नंबर 3, 438 CRPC लगाओ। अब ये 482 और 438 है क्या, ये भी हम समझ लेते हैं। 482 जो है स्पेशल पावर्स हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट की। अगर किसी मामले में कोई ऑफेंस बेड आउट नहीं हो रहा है और गलत जो है फंसा दिया गया है आपको, या आप सस्पेक्टेड हैं और आपको पुलिस जो है अरेस्ट कर रही है और पावर्स का अब्यूज़ कर रही है, तो 482 की रेमेडी सजेस्टिव है। 438 क्या है कि किसी मामले में आपको ये एप्रीहेंशन है, ये डर है कि जब भी इस कार्रवाई के लिए आप जाएंगे पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, तो आप 438 CRPC का बेनिफिट लेने के लिए सेशंस कोर्ट में या हाई कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? अब प्रश्न ये है कि क्या ये रेमेडी लेने की स्टेज सही है या नहीं है, या मैं कब इसके लिए अप्लाई करूं या मैं कैसे अप्लाई करूं, इस बारे में कोई भी जानकारी जो है आपको नहीं देता है। यूजुअली कहते हैं कि लगा दो, बट क्यों लगा दें इस बारे में कोई जानकारी आपको नहीं मिलती है। अब वापस हम चलते हैं स्टोरी की तरफ कि ए जो है परिवादी है, इसने ट्रैप कराया बी को। बी के साथ उस कार्रवाई के समय सी और डी उपस्थित थे। अब इनको भी इस केस में बनाया गया सस्पेक्टेड। अब इनको डर है कि हम क्या करें। सबसे पहले एक बात समझनी है कि मौके पर गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मौके पर गिरफ्तारी नहीं हुई है तो इसका मतलब एक इंडिकेटिव पोजीशन है कि सी और डी के अगेंस्ट जो एसीबी है उसके पास ऐसी साक्ष्य नहीं है कि इनको कस्टोडियल इंटरोगेशन की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा एक बात आप समझ लो कि जो यूजुअल मामले होते हैं दर्ज एसीबी के, वो होते हैं सेक्शन 7 और 7A के, जहां पनिशमेंट जो है मैक्सिमम है 7 ईयर का। पॉइंट इज दैट कि 41A CRPC का बेनिफिट अक्यूज्ड को देना चाहिए, जो देते ही नहीं है। 41A CRPC ये कहता है कि अगर अक्यूज किसी मामले में कोऑपरेट कर रहा है, भाग नहीं रहा है और मौके पे खड़ा हुआ है, तो उसको गिरफ्तार करने की बजाय, कस्टडी में लेने की बजाय उसको इनिशियल लेवल पर आप छोड़ दो। क्योंकि अगर उसकी लिबर्टी को कन्फाइन कर लिया गया एंड सब्सिक्वेंटली इट इज फाउंड दैट कि मामला जो है वो फॉल्स है, तो इसके जो लीगल राइट्स हैं, जो इसकी लिबर्टीज हैं, जो इसकी रेपुटेशन है, वो अफेक्ट होंगी। तो इसके लिए ये प्रोविजन जो है इंकॉर्पोरेट किया गया था, पर इसका भी उपयोग एसीडी नहीं करती है। अल्टीमेटली अक्यूज के राइट ही जो है वो अफेक्ट होते हैं। पॉइंट इज दैट, वापस से हमारे मुद्दे के ऊपर, कि सी और डी अगर मौके पर अरेस्ट नहीं है तो इसका मतलब एविडेंस जो है एसीबी के पास में नहीं है। अब एसीबी क्या करेगी? प्रयास करेगी एविडेंस कलेक्ट करने का, चाहे वो वॉइस सैंपल से हो, चाहे वो इंटरोगेशन से हो। आपको डरने का नहीं है। जब भी आपको बुलाया जाएगा तो एक लीगल नोटिस दिया जाएगा या आपको फ़ोन कॉल किया जाएगा।
जब भी ऐसे कॉल आए या जब भी ऐसा कोई नोटिस आए तो आप 41D CRPC में आपका जो राइट है कि लीगल काउंसिल या काउंसलर की उपस्थिति में आप अपनी बात को कह सकते हैं, उस इंटरोगेशन में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। वॉइस सैंपल को लेकर नोटिस आएगा तो वहां पर मेरी वीडियोस बनी हुई है, घबराने का नहीं है। उसको कैसे फेस करना है आप जाके देख सकते हैं आई बटन के ऊपर। पॉइंट इज दैट कि जब भी आपको बुलाएंगे इंटरोगेशन के लिए, जहां आपको दिल में घबराहट है कि मुझे अरेस्ट नहीं कर लें, आपको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं अगर मौके पर आपको अरेस्ट नहीं कराए। आपको बुलाएंगे, पूछताछ करेंगे और जो सर्कमस्टेंसेस है उनको पुटअप किया जाएगा। अगर आप उत्तर दे पा रहे हैं वेल एंड गुड, उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, आपको डर है, तो आप काउंसिल के साथ जाकर उस इंटरोगेशन प्रोसीडिंग में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसके अलावा कांस्टेंट कॉल आ रहे हैं एसीबी के, कांस्टेंट नोटिस आ रहे हैं, दे आर हैरेसिंग यू, थ्रेटनिंग यू, तब इन एक्सरसाइज को जो है आपको लेना है 438 को, कि इस मामले में मुझे झूठा फंसाया गया है, मेरी कोई बातचीत जो है नहीं है, अल्टीमेटली केवल कुछ आधारों पर सस्पेक्ट माना गया, वो आधार भी स्पष्ट नहीं है, तो मुझे एंटिसिपेटरी बेल का जो है लाभ दिया जाए। उस पॉइंट पर जो है आप मूव हो सकते हो या फिर आप 482 में मूव हो सकते हो। बट ऑल दिस थिंग्स इन्वॉल्व अ टेक्निकल कंसिडरेशन। ठीक है जी। तो कुल मिला के बात समझने का है कि जब भी ऐसी स्थितियां हैं तो घबराने का नहीं है। केवल इस प्रॉब्लम का हमारे पास 4 सॉल्यूशन है जो हमें हमेशा ही दिमाग में रखना है। इसको आप नोट रख लें, जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात कि जब भी आप मौके पर होंगे तो वहां पर परिवादी होगा, एसीबी होगा और जो अक्यूज मेन है जिसे गिरफ्तार किया गया वो होगा। उस पर्सपेक्टिव में पुलिस मौके पर आपसे पूछताछ कर सकती है, ये उनका राइट है। बट अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किए गए तो ये सीबीसी गाइडलाइंस का रूल नंबर 47 है, उसका स्पष्ट उल्लंघन है। तो ये एक ग्राउंड बनता है इस केस से बाहर निकलने का। ये बाईपास सर्जरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मौके पर गिरफ्तार नहीं है तो ये पॉसिबिलिटी भी है कि आपको सरकारी गवाह बना सकते हैं, ये उनका अपना ऑप्शन है। बट यूजुअली ऐसा नहीं होता है। ये कई बार आपको बुलवाते हैं, आपसे पूछताछ करते हैं और अल्टीमेटली कई बार ऐसा हो सकता है कि गिरफ्तार कर लिया जाए, पर अमूमन ऐसे केसों में नहीं होता है। केवल आपको रहना है विजिलेंट। नंबर 3, जब भी बात आएगी इंटरोगेशन की तो अकेले बिल्कुल ना जाएं, साथ में काउंसिल रखें। कारण क्या है, कई बार दबाकर साक्ष्य इकट्ठी करने का प्रयास किया जाता है। अगर ऐसी स्थिति आएगी आप जवाब नहीं दे पाओगे, टेक्निकल बात को नहीं समझ पाओगे, तो अपने खिलाफ ही एक एविडेंस जो है आप तैयार करवा दोगे। और चौथी बात, जहां तक बात वॉइस सैंपल की है, यूजुअली ऐसा होता है कि आप लोग वहां जाकर घबराकर सैंपल दियाते हो। घबराना नहीं है, कोई भी प्रक्रिया कानून में नोटिफाइड नहीं है। इवन कई कोर्ट्स ने ये पॉइंट लेट डाउन कर दिए हैं कि संवैधानिक और लीगल राइट्स को सिक्योर करना पड़ेगा, बट वो राइट्स भी अभी तक कानून में अवेलेबल नहीं हुए। तो कुल मिला के ये एक ऐसी जानकारी है कि जब भी ऐसे मामलों में फंसोगे तो आपको करना क्या है। अगर सही साट आप चल लोगे तो वहां पर कोई आपको दिक्कत नहीं आनी, और अदरवाइज इधर उधर घूमते रहोगे तो यू विल गेट कंफ्यूज और अल्टीमेटली केस भी कोलैप्स करोगे और अपने खिलाफ भी एविडेंस को आप तैयार करा लोगे। तो कुल मिला के सावधानी ये बचाव है। तो मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको बताए हैं जिसको समझकर कंसिडर करके आप अपने लाइफ में जो है आगे बढ़ सकते हैं और ऐसे झूठे मुकदमों में आप अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं, मेयरली ऑन द ग्राउंड दैट यू आर अ मियर सस्पेक्टेड पर्सन। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको टॉपिक पसंद आया होगा, इसने आपको एनलाइटन किया होगा। साथियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।